ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो रुझान आए हैं और जहां जहां पर जिस पार्टी के उम्मीदवार जीत रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस राजस्थान में बेहतर करती दिखाई दे रही है पिछली बार की तुलना में। राजस्थान के साथ साथ गुजरात की बात भी की जाए तो गुजरात से भी कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बेहतर खबर है। तो बीजेपी अगर कहा जाए कि अभी तक बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर 11 सीटों पर बात की जाए तो 11 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड योगेश मिश्रा बने हुए हैं। योगेश मिश्रा जी, आप ये बात होती थी कि यूपी से जितने बड़े बीजेपी के चेहरे हैं, नेता हैं, अंदरूनी कलह है और वो टसल कहीं ना कहीं दिखने को मिलती है। क्या इस बार भी वैसा है आपको, या स्ट्रेटजी के लेवल पे जैसा आपने कहा कि पूरा जोर नहीं दिया गया, उसका खामियाजा मिला? नहीं, देखिए, इन लोगों में आपस में गुटबाजी भी है और गुटबाजी के नाते ही ये स्ट्रेटजी बनी, क्योंकि ऐसा किसी इलेक्शन में नहीं होता है जब आप अभी लोकसभा चुनाव में एक प्रचंड बहुमत से जीते हो और 73 सीटें आप जीते हो उत्तर प्रदेश में, 71 आपके, 2 आपके सहयोगी की। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए कि क्यों आखिर आपके बड़े नेता इस चुनाव मैदान में उतरे नहीं, वो सांसद नहीं गए जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव हो रहा है, जिन लोगों ने 2012 के चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के प्रचंड बहुमत के जनादेश के खिलाफ जीत हासिल की थी, वो लोग नहीं गए। तो ये सब कुछ जो है उससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने किस तरह परेशान है, कितनी गुटबाजी है, और ये जो रणनीति पर अमल लाएगा वो गुटबाजी का नतीजा है। अगर ऐसा नहीं होता तो लखनऊ में राजनाथ सिंह आते, लखनऊ में कलराज मिश्रा आते, वहाँ भारती चरखारी में जाती, तो तमाम लोग थे जो जाते। अच्छा, अचानक योगी आदित्यनाथ, जिनका जनादेश पूर्वांचल से बाहर है ही नहीं, जिनका चेहरा पूर्वांचल के बाहर एकदम अपरिचित सा है, उसे पूरे प्रदेश की कमान संभाल देना, सौंप देना, उसे पोस्टर बॉय बना देना, और ये स्ट्रेटजी नहीं सोचना कि आखिर बसपा चुनाव नहीं लड़े तो उसका वोटर किधर जाएगा, कहां जाएगा, उसको रुझाने के लिए क्या किया जाएगा। इस तरह की किसी स्ट्रेटजी पर भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया। इसकी सीधी वजह है कि गुटबाजी है, कोई किसी को श्रेय लेने नहीं देना चाहता है, और उत्तर प्रदेश में जितने नेता हैं सबके अलग अलग गुट हैं। और बहुत पहले अटल बिहारी वाजपेयी जब उत्तर प्रदेश से आते थे तब भी ये गुट बने थे। इसको खत्म करने के लिए 4-5 बैठकें हुई, मैराथन बैठकें हुई, खत्म नहीं हुआ। और जब नरेंद्र मोदी आए तो लगा कि उत्तर प्रदेश एक छतरी के नीचे आ गया, एक नेता के नीचे आ गया है। लेकिन आज जब बढ़त हम देख रहे हैं, हम रुझान देख रहे हैं उपचुनाव में, तो लग रहा है कि जो कुछ नरेंद्र मोदी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में दिखा था वो बड़ा फौरी था, बड़ा अस्थायी था, और फिर वैसे ही गुट, वैसे ही घड़े धड़े, और वैसे ही हर नेता की मुंडे मते भुनना की नीति है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बदला नहीं तो ये खराब संदेश है, बड़ा सेटबैक है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि 9 सीटों पर पिछड़ी है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में। और जो विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं वो दरअसल गुजरात से हैं, दीसा सीट से, जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। जीत के बाद कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से हाथ मिलाते हुए, तो कांग्रेस के लिए भी अच्छी खबर गुजरात से आई है, जो कि लग रहा था कि कांग्रेस तो वहाँ पर लगभग खत्म है, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से कहें कि इस बार कमबैक, या कहें कि अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाई है। डॉक्टर दत्ता, कांग्रेस कहाँ सीन में, ऐसा लग रहा था कि है ही नहीं सीन में राजस्थान, और इस बार थोड़ा सा कम से कम बेहतर है। ये एक बयान अभी ये भी आ रहा है कि सचिन पायलट ने ये कहा कि हम पूरी कोशिश करेंगे और 4 साल में हो सकता है वापस आए। कॉन्फिडेंस यहां पर है उनका। बेशक जिस तरह का रुझान है, उस रुझान अगर फाइनल नतीजे पे अगर तब्दील होता है तो बेशक ये कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस गुजरात यूनिट के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से एकदम तितर बितर हो गया था, ख़त्म हो गया था, और लगता था कि कांग्रेस के गुजरात यूनिट जो है, प्रदेश के यूनिट है, बीजेपी की बी टीम के हिसाब से काम करती थी, और बी टीम लगता था भाजपा का। वहाँ इस तरह का अगर नतीजा, चौंकाने वाली नतीजा अगर दिखाई दे रहा है, तो वो कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी और कांग्रेस के प्रदेश लीडरशिप के लिए भी एक अच्छी शुरुआत है और अच्छी खबर है, और ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है गुजरात के परिपक्ष में। राजस्थान में जहां बात आती है, राजस्थान में 3 सीटों पे जो कांग्रेस लीड कर रही है, वो अपने आप में एक चिंता का कारण बेशक है, वसुंधरा राजे के लिए भी और भाजपा की लीडरशिप के लिए भी। और मैं समझता हूं कि 25 सीट जीतने के बाद अगर इस तरह का चौंकाने वाली नतीजा अगर राजस्थान के परिपक्ष में अगर
अगर आता है और बीजेपी अगर 3 सीटें अगर गंवा लेती है अल्टीमेटली जाके, तो वो बेशक एक चिंता का कारण होगा और बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। केवल गुटबाजी यूपी के परिपक्ष में नहीं है, भाजपा के अंदर गुटबाजी अगर है तो राजस्थान में भी खतरनाक रूप से गुटबाजी है, और वो सब गुटबाजी के चलते शायद इस तरह का परिणाम बीजेपी को दिखाई दे रहा है। और इसलिए पुनः विचार करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक साइकोलॉजिकल मैसेज बेशक पहुंचता है बाई असेंबली पोल के नतीजा से। बेशक वो अल्टीमेटली मतलब कि केंद्रीय सरकार पे रिफ्लेक्शन ना हो और केंद्रीय सरकार पे रिफ्लेक्शन होना भी नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं पे एक मैसेज तो जरूर पहुंचाता है। मैसेज जरूर पहुंचाता है। चुनाव के रुझान, उपचुनाव के नतीजे, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार के 3 महीने या कहें कि 100 दिन के कामकाज का एक रिपोर्ट कार्ड है, जैसा कि लगातार विपक्षी दल कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में फेल हुआ मोदी मैजिक कह सकते हैं। 11 सीटें जो बीजेपी की थीं, बीजेपी की ही पास थीं, और 11 सीटों पर हुए उपचुनाव में 9 सीटों पर पिछड़ गई है भारतीय जनता पार्टी। 11 में से 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है। जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है, कार्यकर्ता हैं, उनके सामने जवाब देना बड़ा ज़रूरी हो जाएगा, या कहें कि मुश्किल होगी नेताओं को कि क्या हुआ, 100 दिन के बाद ही क्यों फेल हो गया ये मैजिक। जिन सीटों पर खुद भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी, उस पर हुए उपचुनाव में आखिरकार क्या हो गया। यूपी में फेल हो गया नरेंद्र मोदी का मैजिक। राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार है। राजस्थान में भी खास बड़े बड़े दावे किए गए थे कि हमने लैंड एक्विजिशन और आखिरकार राजस्थान में भी कांग्रेस को थोड़ा सा वहां पर फायदा हुआ है। तो क्या नरेंद्र मोदी का मैजिक फेल है, बड़ा सवाल अब ये है। शंभू जी, अब सब यही पूछेंगे, और जिस तरह के बयान भी हैं कि देखिए मोदी मैजिक नहीं चला सिर्फ 3 महीने के भीतर में, हालांकि ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये बहुत कम समय होता है। लेकिन अगर इस तरह से अलोकप्रिय आप हो रहे हैं, भले आपकी पार्टी की अंदरूनी कलह हो या कुछ भी हो, माना तो यही जाएगा कि जो पार्टी अभी 3 महीने पहले भारी बहुमत से जीत के आई, उसकी हवा निकल कैसे गई, आखिर उसकी रणनीतियां कहाँ नाकाम हो गई कि लोग उनकी अपनी जहां सरकारें थी, राजस्थान, गुजरात, वहां तो उनकी खराब स्थिति हुई। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति यूपी में हुई, जहां उनकी सरकार न रही हो, लेकिन जो सरकार थी उसको बेहद अलोकप्रिय सरकार थी। आज भी कोई उसे पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन आप कुछ मैजिक वहां कर नहीं पाए, आपकी रणनीतियां एकदम फेल रही। आप यहां तक कि आपकी ही सुविधा के लिए कहना चाहिए, बीएसपी वहां से नहीं लड़ रही थी, तो जो बीएसपी का वोट बैंक था, जो मुस्लिम वोट बैंक था, वो बजाय किसी और पार्टी को जाने के, सिर्फ एक पार्टी बचती है कांग्रेस, वो सब समाजवादी पार्टी में चला गया और बीजेपी वहां बुरी तरह हारी है। तो बीजेपी के हार से कहीं ना कहीं ये तो साबित हो ही गया कि लोकप्रियता या आपका जो मैजिक 3 महीने पहले काम कर रहा था, उस वो मैजिक खुल गया, यानी जादू खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज और शंभू जी आपसे, कि आमतौर पर जो जिम्मेदारी नेताओं को दी गई, मतलब हर बार नरेंद्र मोदी जाएं उपचुनाव में, ये भी पॉसिबल नहीं होता जैसा कहा गया। उन लोगों को जिनको कमान दी गई, जिन्होंने संभवतः बहुत बड़े दावे किए होंगे कि आप हमको मौका देकर देखिए, लेकिन टाइम ऑन टेस्टेड भी है। देखिए अनुराग जी, जब एक तरफ मोदी जी ये कर रहे हैं कि मंत्रियों के सचिवों को बुला के खुद मीटिंग करते हैं, और सचिव ज्यादा पावरफुल कर दिए गए हैं बजाय मंत्रियों के, तो लोकतंत्र में अगर आप इस तरह की तानाशाही चला रहे हैं, तो फिर भाई ये तो पनपेगा ही कि ठीक है, अगर हमें आपका चेहरा खोलना है, चेहरा एक्सपोज करना है, तो हम करेंगे ही। निश्चित तौर पे अंतर्कलह है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पर कहीं ना कहीं आपकी रणनीति, आपकी नीतियां फेल तो हुई हैं, यानी आप अपनी ही पार्टी पर अगर काबू नहीं कर पा रहे, तो कैसे सर्वमान नेता है। बिल्कुल, तो सर्वमान नेता की छवि थी वो तो उधर गई। डॉक्टर दत्ता, एक चीज और, जनता को ग्रांटेड लेना या कहें कि एक फॉर्मूला 3 महीने पहले चल गया तो अब भी चल जाएगा, ये भूल नेता करते हैं। इस बार भी हुई, जो थोड़ा सा कम्युनल लाइन पर लाइन ली गई थी, उसको ओवरडोज कर देना, ये चूक है आपको लगता है? बेशक, और मैं मानता हूं कि भारत के वोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सियाना वोटर है और काफ़ी अवेयरनेस लेवल बहुत ज़्यादा है, और जनता आज के डेट में हर दिन के मुद्दे के आधार पे अपना रुख बदलती है। सिचुएशन इस तरह का हो चुका है भारत में। मैं मानता हूं कि भारत के प्रजातंत्र के लिए और डेमोक्रेसी के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे इस तरह का मिनट में रुख बदलना ठीक नहीं होता है, काफ़ी खतरनाक और घातक होता है। पर जनता को दोष देना उचित नहीं होगा। अगर दोष देना है तो हमारे देश के जो राजनीतिक लीडरशिप है, राजनीतिक लीडरशिप को दोष देने की आवश्यकता है। जिस तरह का पतन हुआ है इस देश के पॉलिटिक्स में, और जिस तरह का पॉलिटिक्स में जो एक पैरालिसिस आ गया है, उसी के चलते जनता भी इतना ज़्यादा हताश हो चुकी
चुकी है प्रजातांत्रिक चीज़ों को लेके। जहां जहां पे जनता को लगता है कि एक मजबूत विकल्प है, उस विकल्प के तरफ मिनटों में रुख करती है, और वो विकल्प अगर सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाती है तो दोबारा उससे मुकरने में ज़्यादा दिन नहीं लगता है या फिर ज़्यादा समय नहीं लगता है। लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव सरकार के विरोध में इतना ज़्यादा आक्रोश था, जिसके चलते इतना प्रचंड बहुमत यूपी में भाजपा को मिला, पर बीजेपी को जिस हिसाब से उसको एक सस्टेन करने की जो आवश्यकता थी, डेवलपमेंट वाला मॉडल लेके और सारी चीजों को लामबंद करके जिस हिसाब से लेके जाना चाहिए था, प्रदेश के लीडरशिप की जो गुटबाजी जो है उसको जिस हिसाब से खत्म करना चाहिए था, वहां पे भाजपा कहीं ना कहीं पे विफल रही है। और इसीलिए जो पुराना इक्वेशन है वो दोबारा यूपी के परिपक्ष में लौट के आया है। यहां पे एक महत्वपूर्ण चीज जो और सोचने की आवश्यकता है कि बसपा ने अपना प्रत्याशी कहीं पर भी खड़ा नहीं किया था, और प्रत्याशी खड़ा ना करने के बाद ये जो 20% के आसपास जो इंटैक्ट बसपा का वोट है, वो वोट आखिर गया किस तरफ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसको समीक्षा करना बहुत जरूरी है। राजीव त्यागी जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता। जी राजीव जी। देखिए अनुराग जी, जो वर्डिक्ट आया है उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात से लेके राजस्थान से लेकर अन्य सभी हिस्सों पर, जी जी, तो उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो आपको रोक रहा हूं थोड़ा सा, आपकी आवाज ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, आपके पास थोड़ी देर में आता हूं। इस बीच में हम दर्शकों को बता दें, हम एक बार लखनऊ चलते हैं योगेश मिश्रा जी के पास। योगेश जी, रिपोर्ट कार्ड बीजेपी के बहुत लगभग खिलाफ, जैसा कि लगभग 9 सीटों पर आगे है, क्या माना जाए चेंज ऑफ गार्ड होगा? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के ऊपर गाज गिर सकती है? देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, चेंज हो सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा कौन सा है? अब जो भारतीय जनता पार्टी जिन चेहरों पर दांव लगाना चाहती है, स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह, ये चेहरे उससे भी छोटे हैं, उतने बड़े भी नहीं है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्राइसिस दूसरी है। जो अभी ट्रेंड है, मैं आपको अभी ट्रेंड के बारे में बता रहा हूँ। दिलचस्प यह है कि नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी रोहनिया में भारतीय समाजवादी पार्टी 6000 वोटों से आगे चल रही है। नरेंद्र मोदी जिनका जादू है, पूरे देश में है, पूरी दुनिया में है, आखिर क्यों 6 राउंड ही सही, उन राउंड्स में क्यों पिछड़ रही है अपना दल जो उनकी सहयोगी है? सारे सीटों पे देखिए तो चरखारी में 36,000 से समाजवादी पार्टी आगे है, हमीरपुर में 34,000 से समाजवादी पार्टी आगे है, रोहनिया में 6,000 से आगे है, निघासन में सपा 4500 से आगे। तो समाजवादी पार्टी हर राउंड में कुछ कुछ वोटों से आगे चल रही है। 3 सीटों पर ही समाजवादी पार्टी पीछे है। अब जो ट्रेंड आया उसमें 8 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। रोहनिया ही नहीं, आगे और देखिए राजस्थान और गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है, वहां भी कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो अब एक ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, भारत के लेवल पर, पैन इंडिया के लेवल पर सोचना होगा भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी क्या चूक हो रही है जिससे नरेंद्र मोदी का जो जादू है उसको रिटेन करने में वो कामयाब नहीं हो रही है। क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो उसका शक्ति केंद्र है, और कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी उत्तर प्रदेश से होकर जाती है, इसी वजह से नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश बनारस में लड़ने आए थे, तो उत्तर प्रदेश की 8 सीटें उसके हाथ से जा रही हैं। बड़े दिग्गज नेता कैंपेन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सवाल हैं जिनका जवाब जनता को भी देना होगा, कार्यकर्ताओं को भी देना होगा, और सचमुच भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत खराब समय है, और चेहरा बदलना होगा। पर चेहरा होगा कौन? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, ये यक्ष प्रश्न है। इसका जवाब नरेंद्र मोदी या अमित शाह को देना होगा। बिल्कुल। राजीव त्यागी जी, संभवतः उनकी आवाज़ ऑडियो ठीक हुआ होगा। राजीव जी, बीजेपी के लिए तो बिल्कुल अच्छे नहीं है नतीजे। कांग्रेस जो सीन में नहीं लग रही थी, वो लग रहा है कि कांग्रेस थोड़ा सीन में है। राजस्थान से अच्छी खबर है, गुजरात से अच्छी खबर आई कांग्रेस के लिए। देखिए अनुराग जी, मैं बहुत विशेष रूप से एक बात कहना चाहूँगा, जो पंडित जी ने भी टिप्पणी की है, मिश्रा जी ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी ये नहीं कहेगी कि बीजेपी मुक्त भारत का निर्माण करना है। जब आप अहंकार में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस वो पार्टी है जो मध्यम मार्गीय पार्टी है, जो जानती है भारतीय संस्कृति क्या चाहती है। निश्चित रूप से हमारे विगत 10 साल में हमसे कहीं ना कहीं गलतियां हुई, चूक हुई हैं, लेकिन विकास के मामले में मुझे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि कांग्रेस पार्टी ने विकास नहीं किया। हम लोगों ने विकास किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां रही, उन गलतियों को सुधारने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अतिवाद की राजनीति की, योगी आदित्यनाथ कभी एटम बम बन गए, कभी योगी आदित्यनाथ के लिए ये नारा लगा कि एक हाथ में माला दूसरे में भाला,
तो अब आज़ादी का समय नहीं है, देश आज़ाद हो चुका है, कहीं भी ऐसा मूवमेंट चलाने की जरूरत नहीं है कि भालों की इस्तेमाल हो। देश को माला की जरूरत है और देश को एक माला में पिरोने की जरूरत है, जिससे कि देश की अनेकता में एकता कायम रहे। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये कि अनेकता में एकता को विखंडित करना चाहती है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम लोगों ने किया है। लेकिन वाजपेयी को हटाने की बात होगी, लेकिन राजीव जी, क्यों ना योगी आदित्यनाथ का एक्सप्रेशन कान करे बीजेपी। नहीं, पर यह बात तो ठीक है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने मान लो डैमेज किया या समाजवादी पार्टी ने अपने को रिग्रुप किया, तो कांग्रेस अगर थोड़ा जोर और लगाती यूपी में, जी आपने शायद बेहतर होता। ठीक सवाल पूछा है और इसका मैं जवाब भी दे दूं। और शायद मुझे लगता है कि जो मिश्रा जी वो उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं, लखनऊ से हमारे, मेरी सहमत होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने विगत 25 साल से कभी जातीय विद्वेष या धार्मिक विद्वेष की राजनीति नहीं की है। और पिछले मंडल कमीशन लागू होने के बाद, फिर कमंडल आंदोलन होने के बाद उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं जातीय विद्वेष की राजनीति और धार्मिक विद्वेष की राजनीति में फंस गया, नंबर 1। नंबर 2, आज उत्तर प्रदेश जिस तरह से इन दोनों चीजों में फंसने के बाद, सचिन पायलट का एक बयान सुनवा देता हूं राजीव जी, फिर आता हूं आपके पास। सचिन पायलट कुछ बोल रहे हैं। And don't forget, all seats that were going to elections were held by the BJP, and the BJP had won these seats by a margin of 50,000 or more in some cases. All the 4 seats were held by the BJP. We were up against the government of India, up against the government of Rajasthan, and the Rajasthan leadership has used all the resources at its disposal: money, power, muscle power, MLAs, MPs. In fact, in my district of Ajmer, there were 42 MLAs camping in one particular constituency till the voting day. And they've tried to influence voters, coerce voters, but despite that, salute the people of Rajasthan. They have spoken, and this victory, I think, is because of the hard work of party people in Rajasthan. And we've been able to work together unitedly, whether it's young leaders or senior leaders. I was able to get them all together, and I think credit must be given to everyone who's worked hard to achieve this really marvelous victory for the Congress party. मोदी मैजिक ओवर है सर? देखिए, जो राजस्थान की 4 सीटों पर चुनाव हुआ, ये चारों सीटें बीजेपी के पास थीं और इन चारों में बीजेपी जीती थी 50,000 के मार्जिन से अधिक पिछले विधानसभा चुनावों में। और आज चुनाव हुए हैं, उनमें से 3 सीटों पर शानदार जीत कांग्रेस पार्टी की आज हुई है और ये सारा श्रेय इसका कांग्रेस के कर्मठ नेताओं को जाता है। और मुझे लगता है कि प्रदेश में आज नौजवान कांग्रेस पार्टी के साथ आकर खड़ा हुआ है। अगर युवा हमारे साथ नहीं आते तो हम जीत नहीं सकते थे इन चुनावों के अंदर। तो कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ और सबसे ज्यादा इस प्रदेश की जनता को सलाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। राजीव जी से इस पर एक्शन हो रही थी। शंभू जी, एक बड़ा आरोप है, उन्होंने कहा कि ये जीत दरअसल, मैं आ रहा हूं के पास, ये जीत दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के खिलाफ भी है, क्योंकि उन्होंने पूरे मसल पावर का इस्तेमाल किया। ये सचिन पायलट कह रहे हैं। शंभू जी, ये जीत इसमें हमें राजस्थान सरकार को लेना चाहिए कि कोई विधानसभा चुनाव है, राजस्थान सरकार यानी जो मुख्यमंत्री हैं वसुंधरा राजे और उनके और मोदी के बीच के रिश्ते तल्ख तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। जैसे उन्होंने केंद्र में भी जिनको मंत्री बनवाया उन पर कई तरह के आरोप थे, लेकिन जबरदस्ती उन्हें मंत्री बनाना पड़ा, तो इनका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना था और वो भुगता। वसुंधरा राजे इसके पहले भी जब मुख्यमंत्री रही हैं तब भी वो प्रदेश सरकार में या प्रदेश बीजेपी यूनिट के अंदर जिस तरह से अपनी कहना चाहिए कि दखलंदाजी करती रही हैं, तो उसका नुकसान तो उठाना ही था। और यही सारी कमियां होती हैं जो दूसरी पार्टी को मौका मिलता है, क्योंकि बीजेपी में कांग्रेस के अलावा अपोजिशन नाम पे और कोई क्षेत्रीय दल नहीं है। जैसे कि यूपी में 4 क्षेत्रीय दल भी हैं, यूपी में ऐसा कुछ, राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, तो उसका लाभ निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिला। यही हाल गुजरात में हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। राजीव जी, बात तो यही हो रही थी कि यूपी में शायद थोड़ा जोर और लगता तो और बेहतर हो सकता था कांग्रेस के लिए। देखिए, आपने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही। 25 साल से जिस तरह से यूपी पिछड़ा है, यूपी में विकास से महरूम है लोग बाग, यूपी में रोजगार के साधन नहीं है, यूपी का किसान परेशान है। कांग्रेस पार्टी की निश्चित रूप से जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग बाग अपने संगठन को चाक चौबंद करके निश्चित रूप से आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति को काउंटर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज की जा सकती हैं, जिसके लिए हम संकल्प आगे करेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश की सद्भावना बरकरार रहे, सद्भावना रहेगी, शांति रहेगी, शांति रहेगी तो निश्चित रूप से और उद्योगपति उत्तर प्रदेश में आएंगे और इससे रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है जनसंख्या के लिहाज से। तो यहाँ पर यह भी मेरा मानना है कि सबसे ज्यादा बेरोजगार नौजवान भी उत्तर प्रदेश में है। 25 साल से उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और हमें स्क्रैच से शुरू करना होगा। इसमें भी कहीं कोई मुझे मानने में गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को स्क्रैच से, जीरो से शुरू करना पड़ेगा और ठीक वही सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी जो सोशल इंजीनियरिंग उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी जी क्या करती थी और जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जी केंद्र में सरकार बनाती थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती थी। ठीक। डॉक्टर दत्ता, कांग्रेस कहां पर सीन में लगी आपको?
क्या कांग्रेस को कुछ और स्ट्रेटजी या थोड़ा सा कहें ओवरऑल कुछ और सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स? आउट ऑफ द बॉक्स तो बेशक सोचने की आवश्यकता है कांग्रेस को, और मैं समझता हूं कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है कि कांग्रेस को समीक्षा करने की ज़रूरत है। अभी तक लोकसभा चुनाव पे इतना बुरी तरह से हार के बाद भी कांग्रेस ने अभी तक समीक्षा नहीं किया है लोकसभा चुनाव में आखिर हार क्यों हुआ है। लगातार कांग्रेस के जो युवा चेहरा है और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके बीच में जिस तरह का टकरार हो रहा है और चीज़ें जो सामने आ रही है और जिस तरह से युवराज को कहीं ना कहीं पे बचाने की जो कोशिश की जा रही है, इन सब चीज़ों पे पुनः विचार होने की बहुत आवश्यकता है। जहां बात आती है धार्मिक परिपक्ष में ध्रुवीकरण की, मैं मानता हूं कि ये ऐसा एक जहर हो चुका है हमारे देश में कि कोई भी राजनीतिक पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण से अछूत नहीं है। भाजपा अगर धार्मिक ध्रुवीकरण करती है, सपा भी करती है, तमाम क्षेत्रीय पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है इस चीज को। इमरान मसूद का बयानबाजी लोकसभा चुनाव के दौरान कोई भूल नहीं सकता है, शाहबानू केस भी कोई भूल नहीं सकता है, शिलान्यास का परमिशन किसने दिया था ये भी ऐतिहासिक सच्चाई है, हर कोई जानता है। तो इसलिए ये कह देना कि ध्रुवीकरण कोई मतलब कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जैसे पार्टी ध्रुवीकरण कभी नहीं करती है, ये इतिहास मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक बात। और मैं समझता हूं कि देश के हित में, देश के प्रजातंत्र को बचाने के हित में और डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट के लिए ये जो ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, इन सब राजनीति से सारे पार्टियों को बाहर निकलना चाहिए और आगे देश को कैसे लेके चला जाए और जनता के हितों में और जनता के मुद्दों को कैसे पेश किया जाए और उस पर कैसे गंभीरतापूर्ण गौर किया जाए, वो ज्यादा आवश्यक। योगेश, राजीव जी आपके पास आता हूं। योगेश मिश्रा से एक रिएक्शन। योगेश जी, क्या ये माना जाए कि ये एक इंडिकेशन भी है जिस लाइन पर पिछले 4-5 महीनों की राजनीति रही है उत्तर प्रदेश में संभवतः वो बदलेगी? खासकर आजम खान को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने दूर किया, उनके जो बयान लोकसभा चुनाव के दौरान थे, क्या ये माना जाए कि नई दिशा में जा सकती है या फिर ये एक अलग तरह का है? हो सकता है कि चुनाव के नतीजे अलग हैं और वो आगे भी जारी रहेंगे। देखिए, चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव को और समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव को जरूर एक संदेश दे रहे हैं। और अभी जो मेरे पास लेटेस्ट बढ़त है उसमें समाजवादी पार्टी 5 सीट तो निश्चित तौर से जीतती हुई दिख ही रही है, क्योंकि वहाँ 14, 15, 20 हज़ार की बढ़त हो गई है। अब ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी को लगा कि जो कम्युनल फोर्सेस थी, उन कम्युनल फोर्सेस को काउंटर करने, उनको अपॉर्चुनिटी देने, उनकी स्पेस करने, उनकी बात करने का एजेंडा छोड़ना होगा और एक नए ढंग की पॉलिटिक्स करनी होगी। इस नए ढंग की पॉलिटिक्स का ही तकाजा है कि इस बार स्टार प्रचारक आजम खान नहीं रहे। इस बार जो भी स्टार प्रचारक रहे उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर उस तरह के हमले नहीं किए जैसा कि लोकसभा के चुनाव में हमले हो रहे थे। तो समाजवादी पार्टी भी अब विकास के एजेंडे पर काम करेगी, क्योंकि उसे नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे को काउंटर करना है। दूसरा, अखिलेश यादव बार बार अपने दोस्तों से, अपने सर्किल में ये 8 सीटों के बारे में कह रहे थे, ये मुझे पता है। तो जब अखिलेश यादव बार बार कहे तो मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव ने जो 8 सीटें एज्यूम की होंगी, सोची होंगी, कल्पना की होंगी, गिनी होंगी, तो कुछ बदलाव के बारे में भी उन्होंने सोचा होगा। और जिस तरह समाजवादी पार्टी ने पिछले 4-5 महीनों में कई मुख्यमंत्री हटे हैं, अखिलेश यादव के फैसले लेने का तरीका बदला है, अफसरों से बात करने का तरीका बदला है। पिछले बार अफसरों की मीटिंग में उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि देखिए, आप लोग ऐसा मत करें कि मैं उस तरह का व्यवहार करूं जिस तरह का हमारी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री करती रही हैं। उन्होंने कुछ इंस्टांस कोट किए, बताए कि बदायूं कांड की सूचना किसको कब मिली। तो अखिलेश यादव ने इस बीच थोड़ा अपना ट्रेंड बदला है और मुलायम सिंह यादव ने भी मॉनिटरिंग का प्रोसेस चेंज किया है। तो जब प्रोसेस चेंज हुआ है और अखिलेश यादव ने अपने इरादे बदले, तो मुझे लगता है कि 2017 के लिए जो तैयारी होगी इस संदेश के बाद, इस फैसलों के बाद, इस जनादेश के बाद, तो वो कुछ बदलाव और बड़े करेंगे और उन बदलावों से कुछ फायदा उन्हें होगा, ऐसा वो मान के चलते। पर यह बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए कि वो बदलाव करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरे रखी रहेगी, बैठी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी इससे बड़े सबक ले रही है। तो काउंटर स्ट्रेटजी क्या होगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, अखिलेश यादव का बयान आ रहा है। योगेश जी, रोक रहा हूं आपको। अखिलेश यादव का एक रिएक्शन सुनवाते हैं। ये मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव का बयान। और जिस रास्ते पे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है, और पहले दिन से समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि विकास और खुशहाली का रास्ता अपनाएं, और लगातार उस दिशा में समाजवादी पार्टी ने काम किया है। और जनता के बीच में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ये परिणाम आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी जिम्मेदारी से विकास
और खुशहाली के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। रात को आपने मैसेज दिया था कि ये परिणाम आपको आने के लिए, वो इसलिए दिया था कि ये ज़माना ट्विटर का भी है, जो लोग रात में नहीं सोते हैं उन्हें सबसे पहले मैसेज देते हैं। तो आपने कितने बजे पढ़ा था? जैसे ही आया था 4 मिनट बाद।